गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल टीटी के ऑनलाइन क्लासेस में मैं रेणु गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज हिंदी शिक्षण के अंतर्गत मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ मातृभाषा का महत्व और उद्देश्य। देखिए, भाषा 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 बहुत अधिक हम पढ़ चुके हैं। भाषा का हमारे जीवन में बहुत गहरा संबंध है, बहुत ज़्यादा महत्व है भाषा का हमारे जीवन में। मनुष्य के जीवन से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है भाषा। और हम बात करें तो मैंने आपको बताया था भाषा का स्वरूप जब पढ़ाया कि भाषा के विभिन्न स्वरूप होते हैं, जिसमें हमने व्यवहारिक दृष्टि से जब भाषा के स्वरूप का अध्ययन किया तो उसमें हमने अध्ययन किया था कि मातृभाषा के रूप में होती है, उसका एक स्वरूप मातृभाषा के रूप में होता है। एक मूल भाषा होती है, एक हमारी सांस्कृतिक भाषा होती है, एक हमारी राजभाषा होती है, राष्ट्रभाषा होती है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है, विदेशी भाषा होती है। इस तरह से हमने बहुत सारी भाषा के स्वरूप के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया था। तो अब हम बात करते हैं, मैंने अभी आपको एक पिछले क्लास में अध्ययन कराया था भाषा की विशेषताएं, कि भाषा में कहें कि भाषा को एक देवी माना गया है और माँ सरस्वती के वरदान स्वरूप व्यक्ति में यह विराजमान है। यानी कि इस संसार को आगे बढ़ाने या इस संसार को जैसा है उससे भी अच्छा आकर्षक बनाने के लिए, आकर्षक दिखाने के लिए, आकर्षक अनुभूति के लिए भाषा अपना रोल प्ले करती है। भाषा मनुष्य एक जैसे एक आर्टिस्ट होता है, वह अपनी कला का प्रदर्शन विभिन्न प्रकार से करता है, उसी तरह मनुष्य एक कलाकार है और जो भाषा है वह उसकी एक क्रिएटिविटी है या उसकी एक कलाकृति है, जिसको वह तरह तरह से समय अनुसार वातावरण के साथ समायोजन करने में, अनुकूलन करने में, अपनी पहचान करने में, दूसरों की पहचान करने में, अपनी उन्नति करने में, निरंतर सभ्यता और संस्कृति को आगे ले जाने में, परिष्कृत करने में, परिमार्जित करने में वह भाषा का, अपनी इस कलाकृति का प्रयोग करता रहता है। अब बात आती है हमारे सामने मातृभाषा के महत्व और उद्देश्य। नाम से मैंने आपको पहले बता दिया कि मातृभाषा एक ऐसी भाषा है जो कि मातृ नाम से स्पष्ट है। मातृ शब्द प्रयोग होता है हमारी माता के लिए, और मातृभाषा का मतलब है माता की भाषा, यानी जो हमारे पालनहार हैं, जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया है, जो हमसे सभी तरह से जुड़े हुए हैं, भावात्मक रूप से, भाषात्मक रूप से, सब तरह से जो जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। तो मातृभाषा अपने आप में ही पावरफुल है, क्योंकि अगर हम माँ शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह माँ शब्द ऐसा शब्द है जो व्यक्ति के जीवन को एक आधार प्रदान करता है। व्यक्ति को ऑटोमेटिक जो संबल मिल जाता है वह किससे मिलता है? माँ एज ए सिक्योरिटी हमारे लिए हम माँ के पास जाकर एक सुरक्षा का अनुभव करते हैं, एक हमें सेफ्टी फील होती है, चाहे हम कितने ही थके हुए हों क्यों ना हो। अगर माँ का हाथ हमारे सिर पर पड़ जाता है तो हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। सेम ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि सेम इसी तरह हमारी जो मातृभाषा है उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। आप देख लीजिए, व्यक्ति आज वर्तमान में अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग तरह की भाषाओं का प्रयोग करता है। वह अपने मित्रों के सामने अलग भाषा का प्रयोग करता है, अपने जैसे हम कहें ऑफिशियल लैंग्वेज में, ऑफिस के लोगों से बात करने में, काम करने में, बाहरी लोगों से मिलने जुलने में वह अलग भाषा का प्रयोग करता है। लेकिन एक मातृभाषा एक ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग वह आत्मसंतुष्टि से करता है, यानी जब वह मातृभाषा में कुछ बोलता है तो उसे अपनापन लगता है। एक हम कहें हमारे यहाँ जैसे अपने हिंडौन के परिक्षेत्र की भाषा को लें तो ये खड़ी बोली में आती है, और खड़ी बोली में तू, ता, ये शब्द हमें बहुत अपनापन देते हैं। जबकि आप एक आदर्श सूचक शब्द है, लेकिन आप हम उसके लिए प्रयोग करते हैं, अपने से बड़ों के लिए तो करते ही करते हैं, जो बहुत ज़्यादा जैसे बाहर से कोई आया हुआ आगंतुक है, अतिथि है, उसके लिए हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं। इवन मैंने तो ये भी देखा है कई परिवारों में माँ के लिए भी तू शब्द का ही प्रयोग करते हैं कि उन्हें अपनापन लगता है।
ऐसा है। तो मातृभाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें व्यक्ति खुलकर अपने विचार व्यक्त कर सकता है, क्योंकि उसमें रटा रटाया ज्ञान उसके पास नहीं होता। वह उसका जीवन होता है मातृभाषा के रूप में। उसने जिया है उस जीवन को, उस भाषा को उसने जिया है, उसने महसूस किया है, उसने उतारा है। जबकि और जो दूसरी लैंग्वेज का वह प्रयोग करता है तो वह उसकी सीखी हुई लैंग्वेज होती हैं, उसमें उसने ज्ञान ग्रहण किया हुआ होता है, किताबी ज्ञान ग्रहण किया हुआ होता है। तो इस प्रकार हम मातृभाषा के महत्व को हम अध्ययन करेंगे अब कि जैसा कि मातृभाषा शब्द से ही स्पष्ट है, मातृभाषा वह शब्द जो बालक अपनी माँ की गोद से सीखता है और शब्द को उस समय अपना साथी बनाता है। माँ की गोद से ही सीखता है मातृभाषा को। हमारी माँ जैसे शब्दों का प्रयोग करती है, हम जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, हमारे बच्चे भी सीधा हमारा अनुकरण करते हैं। तो एक कहावत है कि जैसी माँ वैसी बेटी, यानी कि हमारे बच्चों की भाषा भी वही भाषा हो जाती है जिस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, तो वह मातृभाषा के रूप में जाती है। भाषा विकास के प्रारंभिक काल में यह परिभाषा सही हो सकती थी, परंतु अब यह पूर्णतः सही नहीं कही जा सकती। आज के परिप्रेक्ष्य में मातृभाषा का अर्थ थोड़ा व्यापक हो गया है। वस्तुतः मानव शिशु जन्म के उपरांत मात्र माता के साथ ही नहीं रहता, न ही केवल उसकी भाषा का अनुसरण करता है, इसके उपरांत गांव और अन्य सामाजिक व्यक्तियों के संपर्क में भी वह आता है। देखिए, अगर हम प्राचीन परिवेश में अगर देखें कि मातृभाषा जो कि की भाषा, अगर हम इस दृष्टि से देखते हैं तो यह केवल क्या होता है, संकुचित अर्थ है इसका, संकुचित अर्थ। अगर हम थोड़ा सा भी व्यापक दृष्टि, वर्तमान परिवेश में इसको बहुत व्यापक दृष्टिकोण दे दिया गया है, क्योंकि वर्तमान में जो बालक है वह केवल माँ के संपर्क में ही नहीं आता, वह अपने आस पड़ोस, अपने मित्र, अपने गांव, अपने समाज के लोग, इनके संपर्क में भी आता है। तो उन सब की भाषा का वह क्या करता है, अनुसरण करता है। उन सबकी भाषा का वह अनुसरण करता है, तो वह भाषा मातृभाषा कही जाती है। इसके उपरांत गांव अन्य सामाजिक व्यक्तियों के संपर्क में भी आता है, उसकी भाषा का अनुकरण करता है। इस प्रकार वह माता पिता, भाई बहन, अन्य परिजन, सामाजिक सदस्यों के एक पूरे समुदाय के बीच अपनी मौखिक भाषा का स्वाभाविक स्वरूप से विकास करता है, जिसमें माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, गांव के लोग, मित्र, ये सारे लोग इसके संपर्क में आते हैं और वह अपनी कौन सी अभिव्यक्ति का विकास करता है, मौखिक अभिव्यक्ति का वहाँ विकास करता है। यहाँ पर सच तो यह है कि शिशु का जन्म के बाद विकास एक सामाजिक परिवेश में होता है। जन्मगत परिवेश से जिस भाषा को शिशु सबसे पहले सीखता है और बोलता है, वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। वर्तमान में जो बालक का विकास होता है वह केवल माता से ही नहीं होता, उसका जो विकास है वह उसके सामाजिक परिवेश से होता है। इससे होता है उसका सामाजिक परिवेश से जिस बालक का विकास होता है, तो वह जन्म में जिस परिप्रेक्ष्य में जो भाषा सीखता है, जन्म से वह जिस परिप्रेक्ष्य की भाषा सीखता है वह उसकी क्या कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है। शिशु के शारीरिक विकास के साथ उसकी औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। व्यक्ति की जैसे जैसे शारीरिक विकास होता जाता है, जैसे हम कहें वर्तमान में 5 साल का जब बालक हो जाता है तो उसकी औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। औपचारिक शिक्षा का मतलब है उसे कहाँ भेजा जाता है, विद्यालय भेजा जाता है। अब ये मातृभाषा यहाँ भी काम आती है कि विद्यालय में एकदम उसे साहित्यिक भाषा नहीं सिखाई जाती है, विद्यालय में वह अपनी मातृभाषा के द्वारा ही शिक्षा प्राप्त करता है। इस शिक्षा के क्षेत्र में तो मातृभाषा का अर्थ और भी व्यापक हो जाता है। शिशु जिस क्षेत्र में पैदा होता है, शिक्षा प्राप्त करता है, उस क्षेत्र के शिक्षित व्यक्ति जिस भाषा मैंने बताया था मौखिक मातृभाषा के रूप में कि एक जिस क्षेत्र के
एक क्षेत्र के शिक्षित व्यक्ति अपने लेखन में, अपने बोलने में, अपने दैनिक व्यवहार में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह मातृभाषा के रूप में काम में आती है, मातृभाषा के रूप में अपनी पहचान बनाती है। तो जिस व्यक्ति अगर हम कहें कि बालक जिस परिप्रेक्ष्य में रहता है, अब यहाँ पर जैसे जैसे जब बालक विद्यालय जाता है तो उसका जो परिप्रेक्ष्य है वह व्यापक हो जाता है और मातृभाषा का जो परिप्रेक्ष्य यहाँ पे और भी अधिक, मातृभाषा का जो अर्थ है यहाँ पर और भी अधिक विस्तृत हो जाता है। कैसे विस्तृत होता है कि विद्यालय में जिन शिक्षित व्यक्तियों के संपर्क में आता है वह भी उसी क्षेत्र के होंगे और उसी क्षेत्र के होने के कारण वह भी उसी की मातृभाषा का ही प्रयोग करेंगे। केवल माँ की भाषा नहीं है यहाँ पर, केवल उस बच्चे की माँ की भाषा नहीं है। सोचो आप कि कितना व्यापक हो गया, माता पिता भाई बहन परिवार तो आ ही गया, यहाँ तक कि गाँव आ गया, गाँव में उसके मित्र आ गए, फिर सामाजिक परिवेश के लोग आ गए और फिर जब वह विद्यालय गया तो विद्यालय में पर्याप्त शिक्षित समुदाय उसके संपर्क में आया, वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। इस क्षेत्र के शिक्षित व्यक्ति जिस भाषा मौखिक पारस्परिक विचार विनिमय करते हैं वह मातृभाषा कहलाती है। यही मातृभाषा साधारणतः प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम होती है। प्रारंभ में मैंने कहा कि बच्चे को जाते ही जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है प्रारंभिक लेवल पर तो शिक्षकों द्वारा उसे मातृभाषा में ही समझाया जाता है, क्योंकि मातृभाषा ही वह सीख के आता है और जो भाषा हमने सीखी हुई होती है उसमें हम ज्ञान ज़्यादा अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं, उसमें हम ग्रहण कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उन शिक्षित समुदाय के द्वारा मातृभाषा में ही उसको सिखाया जाता है। यूँ भी यह स्पष्ट है कि संकुचित क्षेत्र में साहित्यिक बोलियां भी होती हैं। इन बोलियों में मौखिक रूप से आप दैनिक व्यवहार संबंधी विचारों का आदान प्रदान होता है, परंतु उनका कोई स्थायी रूप नहीं होता। कई सारी बोलियां होती हैं, मैंने बोला आपको एक बार भी बोला कि घाट घाट पर पानी बदलता है और पग पग पर वाणी बदलती है। वह वाणियाँ बोलियों के रूप में काम में ली जाती हैं, क्योंकि व्यक्ति गतिशील प्राणी है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आयात निर्यात के लिए जाता रहता है, आना जाना उसका लगा रहता है, यातायात करता रहता है और जिस क्षेत्र में वह जाता है वहाँ के लोगों के संपर्क में आता है, वहाँ के लोगों की भाषा को सीखने का प्रयास करता है। कुछ शब्द उसकी भाषा में भी समाहित हो जाते हैं तो वह नई बोली का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे घुमक्कड़ जाति के लोग हैं, वह कुछ दिन यहाँ रहे, कुछ दिन दूसरे क्षेत्र में रहे, दूसरे गांव में रहे, वहाँ उन्होंने यहाँ से जो शब्द सीखे वहाँ पर प्रयोग किए, वहाँ से कुछ शब्द लिए, तीसरी जगह प्रयोग किए तो नई बोली का विकास हो गया इस तरह। लेकिन इन बोलियों का, कुछ बोलियों का कोई साहित्यिक रूप नहीं होता है, वह भी मातृभाषा ही कहलाएंगी। कहलाने को तो जरूरी नहीं है कि मातृभाषा का साहित्यिक रूप ही हो, तो यही चीज़ है, परंतु इसका कोई स्थायी रूप नहीं होता। ये बोलियाँ एक विस्तृत क्षेत्र की लिखित स्थिर भाषा से शाब्दिक आर्थिक समानता रखती हैं। इस प्रकार शिक्षा क्षेत्र में मातृभाषा के रूप में इसे स्थिर और लिखित भाषा को ग्रहण किया गया है। हिंदी मातृभाषा वाले क्षेत्र में अनेक बोलियों को देखा जा सकता है। हिंदी मातृभाषा वाले देखिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसमें अनेक बोलियाँ हैं हमारी। मगही, मैथिली, भोजपुरी, ब्रजभाषा, बज्जिका, इस प्रकार बहुत सारी बोलियां जो हमारी, जैसे हम हिंदी को मातृभाषा कहते हैं तो इसकी जो बोलियों के रूप में ये प्रचलित हैं, क्षेत्र के हिसाब से ये प्रचलित में आ जाती हैं। जिस क्षेत्र में जैसे बोली जाती हैं वैसे इनका प्रचलन हो जाता है, उनका नाम हो जाता है। ये है मातृभाषा। अब बात आती है मातृभाषा के रूप में हिंदी की उपयोगिता। अब मातृभाषा के रूप में हमने कहा हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है। हिंदी की उपयोगिता क्या है मातृभाषा के रूप में, हिंदी को किस तरह से महत्व दिया गया है मातृभाषा के रूप में, ये देखते हैं। तो पहला बिंदु है हमारा विचार संप्रेषण का सरलतम साधन।
मैंने ये कहा आपसे अभी कि मातृभाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें बालक फ्रीडम महसूस करता है, स्वतंत्र अपने आप को महसूस करता है और आत्मसंतुष्टि महसूस करता है, जिसे हम देशी लैंग्वेज में बोलते हैं सुकून मिलता है हमें। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा अपशब्द बोलने की आदत है क्योंकि वो अपशब्द उसके इंटेंसली नहीं है, उसकी मातृभाषा में ही है, उसके परिवेश के अनुसार उसके भाषा में समाहित हो गए हैं। तो जब तक जैसे वह ऑफिस में जाता है, कहीं काम करने जाता है, तो वह औपचारिक भाषा का प्रयोग करता है, साहित्यिक हिंदी का प्रयोग करता है। और जब वह अपने लोगों के बीच में आता है तो वह बहुत सारे उन शब्दों का प्रयोग करता है और अपने मन को हल्का करता है, यानी बोलना, उसे बोलना है। तो विचार संप्रेषण का जो सबसे सरलतम माध्यम है, जो साधन है, वह क्या है? मातृभाषा है। हिंदी के रूप में विचार प्रकट करने का मातृभाषा सरलतम साधन है। वस्तुतः शिशु जन्म के कुछ ही दिनों बाद भाषा सीखने लगता है। यह उसके अनुकरण की स्थिति होती है। जन्म के कुछ दिनों बाद ही, कुछ दिनों में हम कहते हैं, पहले तो वह सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है, अपने हाव भावों को, अपने प्रॉब्लम को, अपने विचारों को वह केवल 2 ही संकेतों द्वारा व्यक्त करता है शुरू में। तो जन्म के कुछ समय तक तो जैसे रोना और हंसना, अगर उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं है तो वह स्माइल करेगा, और यदि उसे किसी प्रकार की तकलीफ़ है, यहाँ तक कि उसे भूख लगी है या कोई और तकलीफ़ है, तो वह रोए जाएगा। केवल उसके पास यही 2 सांकेतिक भाषा होती है। फिर उसके बाद वह गुस्सा करना सीखता है। धीरे धीरे जब वह बड़ा होता है, साल भर का, 1.25 साल का जब वह बालक होता है, तो वह शब्दों को यूज़ करना सीखता है, क्योंकि आसपास उसे बोलती हुई चीज़ें दिखाई देती हैं और उनमें से वह आपसे शब्द ग्रहण करने की कोशिश करता है, अनुकरण करता है। तो अनुकरण की स्थिति उसकी होती है। प्रारंभ में वह अपने माँ बाप और परिवार के अन्य सदस्यों का अनुकरण करके भाषा सीखता है। तत्कालीन जीवन से संबंधित तथा रुचि की वस्तुओं के नाम का उच्चारण करता है। जैसे सबसे पहले जब वह बोलना सीखता है तो सबसे पहले बच्चा बोलता है माँ, मम्मी या फिर पापा, और जैसे ही उनके शब्द होते हैं, आपके परिवार के सदस्यों के जैसे शब्द होते हैं, वह उन्हीं के अकॉर्डिंग बोलता है, और क्योंकि वह उसके अनुकरण की अवस्था होती है। लेकिन और हम कहें कि उस समय तो उसका शब्द भंडार इतना सीमित होता है कि बहुत सीमित शब्दों का वह प्रयोग करता है। सेंटेंस वह बना नहीं सकता है, वाक्य बनाना नहीं सीखता है, केवल शब्दों का प्रयोग कर सीखता है। तो तत्कालीन जीवन से जुड़े हुए जो शब्द हैं उनका ही वह प्रयोग कर पाता है। जैसे अब उसे भूख लगी है तो वह ये नहीं कहेगा मुझे भूख लगी है या मुझे दूध दे दो, वह कहेगा दूध, मम्मी दूध। अब मम्मी दूध का मतलब मम्मा समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगी है, उसे दूध की नीड है, आवश्यकता है। तो इस तरह वह सेंटेंस बनाना नहीं सीखता है, लेकिन उसकी जो तत्कालीन चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनको वह बोलना सीख जाता है। जैसे माँ, दूध, पानी, खाना, आसपास आपके पक्षी हैं, कोई जानवर है, कौआ है, गाय है, बिल्ली है, उसको सिखाए जाते हैं। वर्तमान में आपने देखा होगा एक बहुत क्रेज चल रहा है कि बच्चा जब बोलना सीखता है तो उसे मम्मी पापा की जगह मॉम, डैड ये बोलना सिखाया जाता है। इंग्लिश जिसे हम बोलें, अंग्रेजी भाषा बोलने में हम बहुत शान महसूस करते हैं कि बच्चा हमारा बोलना जब सीखे, मुंह भी खोले तो वह इंग्लिश से सीखे, जबकि हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है। आपने देखा होगा हिंदी के शब्दों में वह ताकत है। हम हिंदी में जैसे अब हम कहें आई हेट यू, तो वो शब्द इतना, जबकि हमारे अंदर उसके लिए बहुत घृणा है, और जिसके लिए हमारे अंदर कम घृणा है उसके लिए भी हम यही शब्द यूज़ करेंगे, आई हेट यू है। और लेकिन हिंदी हमें वह शब्द प्रदान करती है कि हम अपने भावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, या कम घृणा है, कम हम नाराज हैं, उससे अभी बात मत करो। अभी जो शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है वह परिस्थिति अनुकूल है, यह हिंदी में बहुत ताकत है। लेकिन फिर भी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो यही है कि अंग्रेजी में बच्चों को बोलना सिखाते हैं हम, तो वह उनकी भाषा बिगड़ जाती है, वह शुद्ध उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। इस तरह तत्कालीन जीवन में काम आने वाले शब्दों का वह अनुकरण द्वारा सीखता है, जिनसे उसका नज़दीक का संबंध होता है और जिनके प्रति उसकी रुचि होती है। इनके नाम वह बार बार लेना पसंद करता है। बच्चों के एक होता है इंटरेस्ट कि जब वह बोलना सीखता है, बोलना सीखा होता है, तो वह केवल उन्हीं शब्दों को कैप्चर करता है जो उसके पसंद होते हैं, जो उसकी रुचि के होते हैं। जो शब्द उसकी रुचि के नहीं होते हैं उनको वह नहीं बोलता है। कितना ही सिखाओ आप, वह नहीं बोल पाएगा, और बोलेगा तो उसी अकॉर्डिंग बोलेगा जिस तरह से उसने सीखा है। आपके अकॉर्डिंग वह नहीं बोलेगा।
बच्चों में सामान्य रूप से यह आवृत्ति की मनोवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार प्रारंभिक जीवन आवश्यकताओं रुचियों से संबंधित शब्दों वाली भाषा से शिशु का संबंध अत्यंत निकट का हो जाता है। आगे चलकर इस भाषा से वह बड़ी सुगमता से अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। इतना ही नहीं, उसके विचार और भाव भी इसी भाषा में उठते तत्स्वरूप ग्रहण करते हैं। जन्म और जीवन के संबंध रहने के कारण मातृभाषा मानव के जीवन और विकास का अभिन्न अंग बन जाती है। जन्म और जीवन से संबंधित रहने के कारण मातृभाषा जो होती है बालक के जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाती है, यानी कि इसे वह कभी नहीं भूलता है। और जब भी वह रिलैक्स महसूस करता है या कितनी उन्नति वह प्राप्त कर ले, जब भी वह अपने आसपास के लोगों के संपर्क में आता है, वह इस मातृभाषा का प्रयोग करता है और अच्छे से वह अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। फलस्वरूप जितनी सुगमता से मानव अपनी मातृभाषा में अपने व्यवहार और विचार व्यक्त कर सकता है, उतनी सुगमता से किसी अन्य भाषा में वह नहीं कर सकता। मैंने बताया ना कि वह जैसे ही ऑफिशियल लैंग्वेज से बाहर आता है, ऑफिस के परिप्रेक्ष्य से बाहर आता है, अपने मित्रों के, अपने परिवारजनों के संपर्क में आता है, तो वह अपनी उसी भाषा का प्रयोग करता है। मातृभाषा मानव के अचेतन मन के तल तक पहुँच जाती है। जब अत्यधिक विपत्ति या संकट में वह पड़ जाता है तो अनायास उसके मुख से त्राण शब्द मातृभाषा में ही निकल जाते हैं। यानी कि वह मातृभाषा जो होती है बालक के अचेतन मन तक पहुंच जाती है। यानी मातृभाषा से उसका ऐसा घनिष्ठ और गहरा संबंध होता है कि अगर वह विपत्ति में होता है, कोई जैसे हम कहें अचेत अवस्था में भी अगर वह होता है, तो वह उन्हीं शब्दों का प्रयोग करता है जो उसकी मातृभाषा से रिलेटेड है, ना कि साहित्यिक भाषा के शब्दों का। जैसे आपने देखा होगा अक्सर टीवी सीरियल में भी या अपने रियल लाइफ में भी आप देख लीजिए कि जब हम विपत्ति में होते हैं तो हमारे ओ मम्मी री, या फिर जो ज़्यादा वैसे तो माई शब्द का प्रयोग होता है क्योंकि माँ हमसे घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। माँ हमारे अंतरतम तक पहुँच चुकी होती है क्योंकि माँ ने ही अपना जीवन हमें सौंपा है। हमारा जो निर्माण हुआ है माँ के द्वारा ही हुआ है। तो वही चीज़ मातृभाषा की भी होती है कि मातृभाषा व्यक्ति जन्म से और शुरू से सीखता है, ग्रहण करता है। तो जब वह विपत्ति में होता है, त्रास के शब्द जब उसके मुँह से निकलते हैं तो वह केवल मातृभाषा में निकलते हैं और कोई भाषा में नहीं निकलते। स्पष्ट है कि मातृभाषा की समान निपुणता किसी अन्य भाषा में नहीं प्राप्त हो सकती। अतः व्यक्ति के सरलतम साधन के रूप में मातृभाषा का निर्विवाद रूप से महत्व है। दूसरा है शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ। शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम, देखिए बालक को मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा देना। वर्तमान में बालक, जब मैंने बताया कि मातृभाषा बालक परिवार से सीखता है, अपनी माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, जो भी सामाजिक परिप्रेक्ष्य है उसमें जितने संपर्क में उसके व्यक्ति आते हैं उनसे वह मातृभाषा का विकास करता है। तो जैसे उसे एज के अकॉर्डिंग जब उसे विद्यालय भेजा जाता है पढ़ने के लिए, तो वहाँ वह डायरेक्ट हम कहें साहित्यिक भाषा नहीं सीख पाता है। इवन हम कहें वह तो भाषा ही नहीं सीख पाता इतनी गहराई से। अभी आपने देखा होगा प्ले ग्रुप के बच्चों को मॉडल्स द्वारा समझाया जाता है, गाकर सिखाया जाता है, क्योंकि उसे लोरी सुनने की आदत होती है, उसे कहानियाँ सुनने की आदत होती है। तो कहानी बनाकर उस चैप्टर को पढ़ाया जाता है, प्ले करके बताया जाता है टीचर्स के द्वारा। जो किंडरगार्टन पद्धति है वो इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है बालक की, वह मातृभाषा के माध्यम से अधिक आसानी से कराई जा सकती है। अगर आप उसे मातृभाषा में अध्ययन कराओगे तो उसके माइंड पर प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा और वह शब्दों को उसी अर्थ में ग्रहण भी कर सकेगा। और यदि आपने साहित्यिक लैंग्वेज का वहाँ शुरू में ही प्रयोग कर दिया है तो वह आपके अर्थों को उस शब्द के अर्थ को इस प्रकार से ग्रहण नहीं कर सकेगा। चूँकि बालक इस भाषा को पूर्ण तरीके से जानता और समझता है, इसलिए वह इसी में ज्ञान ग्रहण करना पसंद करता है। यही वजह है कि बालक किसी अन्य भाषा को आसानी से नहीं रख सकता। मातृभाषा द्वारा शिक्षा प्रभावकारी और स्थायी भी होती है। मातृभाषा के द्वारा शिक्षा प्रभावकारी और स्थायी भी होती है।
मातृभाषा में हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वह प्रभावकारी होती है, ज़्यादा प्रभाव हमारे ऊपर डालती है और उसको हम आसानी से लंबे समय तक याद रख पाते हैं। जो किताबी भाषा होती है उसे हमें याद करने में क्यों प्रॉब्लम आती है? क्योंकि हम उसे, वह साहित्यिक भाषा होती है, वह हमारे जनरल यूज़ की भाषा नहीं होती, वे शब्द हमारे दैनिक जीवन में काम में नहीं आते हैं, कम आते हैं, तो वह स्थायी भी नहीं रह पाते। वो ज्ञान का एक नियम है कि जितना आप उसे यूज़ करोगे उतना ही वह बढ़ेगा, जो जो खर्चा त्यों त्यों बढ़त। तो जितना आप उसे प्रयोग में लाते हैं वह उतना ही अच्छा परिष्कृत और स्थायी होता जाता है। तो मातृभाषा हम डेली यूज़ में लेते हैं, तो इस कारण इसके द्वारा जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं इसके माध्यम से वह अपना स्थायी प्रभाव हमारे ऊपर डालती है, स्थायी प्रभाव वह छोड़ती है। तो यह शिक्षा का क्या है? सर्वोत्तम माध्यम है। छात्र भी उतनी आसानी और रुचि से उन्हें ग्रहण करता है। समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित आदि सभी विषय मातृभाषा के माध्यम से सिर्फ न केवल सरल बनाए जा सकते हैं बल्कि उनका शिक्षण लाभकारी और स्थायी भी होगा। यानी बहुत जो विभिन्न टिपिकल सब्जेक्ट्स हैं, कठिन विषय हैं, उनका ज्ञान भी हमें मातृभाषा में ही अच्छे से स्थायी रूप से प्राप्त हो सकता है, उन्हें रटने की आवश्यकता हमारी नहीं होती। अपरिपक्व मस्तिष्क वाले छात्र विदेशी भाषा में अधूरा ज्ञान रखने के कारण उनके माध्यम से किसी भी विषय को सुंदर तरीके से समझने और ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। आपने देखा होगा, जैसे मैंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी, अगर मैंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी है तो मैं उसमें उतना अच्छा सा एक्सप्रेशन नहीं दे सकती जितना अच्छा मैं हिंदी में दे सकती हूँ, क्योंकि जो मेरा परिपेक्ष है, मेरी जो मातृभाषा है वह हिंदी है। अगर मेरी मातृभाषा फ्रेंच होती तो मैं अपने आप को उसमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सकती और दूसरा साहित्य का निर्माण भी कर सकती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें दूसरी भाषा में अपने विचार व्यक्त करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आज देखा जाता है कि रूस, चीन में अपनी अपनी मातृभाषाओं के माध्यम से संपूर्ण विषयों की शिक्षा दी जाती है। परिणामस्वरूप उस देशों में टेक्नोलॉजी, ज्ञान, साहित्य अन्य सभी अपनी सर्वोच्चता पर हैं। यानी कि रूस, चीन आदि देश क्यों इतने हाईटेक हो गए हैं? क्योंकि ये देखा जाता है कि वहाँ सारी सब्जेक्ट की जो सारी विषयों का जो शिक्षण है वह उनकी मातृभाषा में ही कराया जाता है, उन्हें याद हो जाता है। और हमारे यहाँ देखा जाए तो हम कहें कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि बच्चे को हिंदी नहीं, हम इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, गुड मॉर्निंग बोलना सिखाएंगे, ना कि उसे हम सुबह की नमस्ते करना सिखाएंगे, हम प्रणाम करना सिखाएंगे, ये नहीं सिखाएंगे। तो वो चीज़ है कि ये जो देश जो हाई टेक्नोलॉजी है देशों में जो उन्नति कर रहे हैं, जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं वहाँ पर, वह मातृभाषा के कारण ही हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपने बच्चों को जो शिक्षा दीक्षा देते हैं वह वहाँ की मातृभाषा में ही प्रदान करते हैं। इसके प्रतिकूल हमारे देश में विदेशी भाषा का माध्यम रहने के कारण आज भी इन विषयों का अपेक्षित विकास नहीं हुआ। वही बात है कि हम अंग्रेजी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जबकि हमारी जो मातृभाषा है वह क्या है? हिंदी है। शिक्षा के क्षेत्र में मातृभाषा की उपेक्षा न सिर्फ व्यक्ति को कमज़ोर बनाती है बल्कि इस देश की प्रगति पर भी काफ़ी धीमी उपज जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा ही उस देश की नींव होती है, किसी देश के विकास की जो जड़ होती है वह शिक्षा को ही कहा जाता है और बालक को कहा जाता है। तो बालक जितना अधिक ज्ञान मातृभाषा में ग्रहण कर सकता है वह किसी दूसरी भाषा में अपने आप को उतना अधिक परिपक्व नहीं बना सकता। तो यही कारण है कि अगर हम पिछड़ रहे हैं तो हमारी शिक्षा में विदेशी भाषा का प्रभाव आ गया है, ना कि हम अपनी भाषा में उसे ग्रहण करना चाहते हैं। तो इस कारण अच्छे से हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाते, बशर्ते हमारी जो देश की प्रगति है वह धीमी पड़ जाती है। यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि छात्रों का अधिकांश समय हमारे देश में अंग्रेजी सीखने में ही चला जाता है, अन्य विषयों में वे स्वभावतः चल जाते हैं। साथ ही विदेशी भाषा में पूर्ण निपुण होने के कारण विषयों को पूर्ण रूप से समझ ही नहीं पाते। हम कहें हम अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं, इंग्लिश मीडियम है भाई, बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हैं, उन बच्चों को माता लिखना ढंग से नहीं आता, पिता लिखना ढंग से नहीं आता, क्योंकि आपने मातृभाषा का ज्ञान उन्हें दिया ही नहीं है। आपने तो मदर फादर उनको दिया है, और जब आप खुद मदर फादर यूज़ नहीं करते हो, आपकी खुद की भाषा इंग्लिश नहीं है और आप अपने बच्चों की मातृभाषा इंग्लिश बनाना चाहते हो, तो कैसे विकास होगा? तो बच्चे सभी विषयों में पिछड़ते चले जाते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता है, वह अपने अभिव्यक्ति इतनी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर अतः निर्विवाद रूप से शिक्षा का सरलतम और सर्वोत्तम साधन मातृभाषा ही है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी कहा है, अंग्रेजी भाषा के घूंघट में छिपी हुई विद्या स्वभाव से हमारे मन की सहवर्तनी होकर नहीं चल सकती। अंग्रेजी भाषा के घूंघट में
अंग्रेजी भाषा के घूंघट में छिपी हुई विद्या स्वभाव से हमारे मन की सहवर्ती होकर नहीं चल सकती। हमारे साथ कौन नहीं चल सकती? अंग्रेजी भाषा। इन्होंने कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है। देखिए, अंग्रेजी भाषा के घूंघट में छिपी हुई विद्या। अंग्रेजी के आड़ में जो हम विद्या ग्रहण करते हैं वह हमारी सहवर्तनी होकर नहीं चल सकती, हमारा विकास उसमें नहीं हो सकता, वह शिक्षा हमारे लिए निराधार हो जाएगी। यही वजह है कि हम में से अधिकांश लोगों को जितनी शिक्षा मिलती है उतनी विद्या नहीं मिलती। इस तरह गांधी जी के शब्द भी इस महत्व को उजागर करते हैं। बालक पहला पाठ अपनी माता से ही पढ़ता है, इसलिए उसके मानसिक विकास के लिए उसके ऊपर मातृभाषा के अतिरिक्त कोई दूसरी भाषा लादना मैं मातृभूमि के विरुद्ध पाप समझता हूँ। बालक अपना जो पहला पाठ है वह माता से ही सीखता है, क्योंकि वह माता के सबसे करीब होता है। इसलिए मातृभाषा के अलावा उसके मन पर दूसरी भाषा का जो हम थोपा थोपते हैं, लादना बोझ दे देते हैं उसको अंग्रेजी का, वह शिक्षा के प्रति क्या होगा? पाप होगा। हमारी मातृभाषा के प्रति किया हुआ व्यक्ति का पाप होगा। तो इस तरह ये जो हमारे विद्वान हैं इन्होंने मातृभाषा के महत्व को उजागर किया है। इन कथनों से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति का जो जीवन है वह मातृभाषा से ही है। अगर हम कहें हमारी मातृभाषा से, तो मातृभाषा के रूप में हिंदी की उपयोगिता मैंने 2 बिंदुओं में अभी आपको स्पष्ट की है। विचार संप्रेषण का सरल साधन है ये। शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या हो सकता है? केवल और केवल मातृभाषा। आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।